क्षण भर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, उमा को पता ना था। 2 घंटे पहले ही तो अनिल ने रात को खाना खाया था। फिर वह बिछौने पर ही पर्स और कागज़ कलम लेकर बैठ गया था। उसने उमा से कहा था कि वह और अनु सो जाए, उसे कुछ हिसाब लिखना है, उसके बाद ही वो सोएगा। उमा जब सवेरे सोकर उठी तो उसने अनिल को जगाना चाहा, पर यह क्या, उसका तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। अनिल ने लिखा हिसाब पर्स में अभी तक रखा हुआ था। कल ही तो वह अपनी तनख्वाह लेकर आया था। एक कागज़ में राशन का खर्च लिखा था और उसकी रकम अलग रखी हुई थी। दूसरे कागज़ पर अनु के स्कूल फीस व अन्य खर्च दर्ज थे और मैं उनके लिए रुपए अलग कर दिए थे। अनिल आखिरी प्लान बनाकर चला गया। उसने अपने खर्चों का, अपनी गाड़ी के पेट्रोल का और जेब खर्च का कोई हिसाब नहीं लिखा था। शायद उसे मालूम हो कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उमा ने अनिल का सूटकेस खोला। उसमें रखा सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। एक एक चीज़ को अनिल बड़े करीने से सजा कर रखता था। ऑफिस के कागजात रखने के लिए अलग ब्रीफकेस थे। व्यक्तिगत चीज़ों का एक रजिस्टर था, जिस मेज पर वह खुद के और उमा के नाम निवेश, शेयरों, डिबेंचरों, म्यूचुअल फंडों, जीवन बीमा पॉलिसियों और बैंकों में सावधि जमा के खाते आदि दर्ज करता था। दफ्तर से आते ही वह यह रजिस्टर लेकर बैठ जाता था। कई बार उमा उसके इस काम से ऊबकर फटकारा भी दिया करती थी। अनिल बोलता, ये सब तो भविष्य के लिए है, मेरे लिए, तेरे लिए और इस छोटी अनु के लिए। अनिल का प्लान करने की आदत थी। बड़ी प्लानिंग, छोटी प्लानिंग और रोज़मर्रा की प्लानिंग, यानी प्लान करना ही उसकी ज़िंदगी थी। वह कहा भी करता था, उमा बिना प्लानिंग के ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो अपने अनुसार जियो। यह ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और कामों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है। अपने सोचे हुए काम अगर पूरे नहीं हुए तो मन में मलाल रह जाता है। इसलिए कामों को चुनना है, जितने ज़रूरी लगे उतने ही पूरा करने की कोशिश करो। बाकी छोड़ो, ये तुम्हारे नहीं है, ये बस मोह है, इस मोह को त्यागना है। सचमुच तुमने मोह त्याग दिया अनिल, अनायास उमा के मुँह से निकला। तुमने प्लान किया मुझे अकेली छोड़ने का। ऐसा स्वार्थी तुम्हारा प्लान निकला। तुम तो सिर्फ अपना प्लान किए, मेरी ज़िंदगी का भी प्लानिंग करके जाते। अपने पर्स को दफ्तर से आते ही अनिल इसी सूटकेस में रख दिया करता था। सूटकेस खोलते ही उमा को वह पर्स मिल गया। धीरे से उमा ने पर्स खोला। एक रंगीन पासपोर्ट साइज में अनिल की आइडेंटिटी कार्ड देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कहते हैं कि जीवन मरण प्रकृति के हाथ है, आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। उमा सोचने लगे कि प्रकृति की यह कितनी बड़ी बेईमानी है। उसकी शादी हुए अभी मात्र 5 साल ही बीते हैं। ऐसा स्वयंवरा की तरह उसने अनिल के गले में वरमाला डाली थी। स्त्री पुरुष का संबंध क्या है, इतना क्षणिक होता है। अभी उसने जिंदगी देखी ही क्या है। क्यों प्राकृतिक ने उसका सुख चैन छीन लिया, उसका कसूर ही क्या है। इस जन्म में तो नहीं तो क्या सचमुच कुछ जन्म और भी होते हैं। क्या किसी पूर्व जन्म का उसका कोई पाप है। लोग तो यही कहते हैं। उमा की मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटी पाप धर्म कुछ भी नहीं है। कौन है कि तुम्हें किसी पाप का फल मिला है। बेटी, इस दुनिया में किसी को फल मिलते हैं तो किसी को कांटे। जिसके हिस्से कांटे आते हैं वह संघर्षशील बन जाता है। जीवन तो एक संघर्ष है, इसको सहज रूप में लेने चाहिए। जो होना था वह हो गया, हिम्मत से काम लो, उठो, अपने को सहज बनाओ। कैसे सहज कर ले अपने को उमा। यह दुख क्या एक दिन का है जो सुबह होते ही दूर हो जाएगा, अथवा किसी दवा द्वारा छुटकारा मिल जाएगा। क्या वैधव्य से भी बड़ा कोई दुख होता है एक स्त्री के लिए। एक विधवा का क्या स्थान होता है इस समाज में, वह खूब जानती है। उमा को अच्छी तरह याद है, गांव के उस दूर के एक रिश्ते की भाभी हुआ करती थी जो बाल विधवा थी।
उसका सर मुड़वा दिया था। एक सादा धोती पहना करती थी। वो अपने अंधेरे कमरे से गांव मंदिर तक का ही था उनका संसार। शादी विवाह के शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति की मनाही थी। उनकी छाया तक से लोग दूर भागते थे। उमा भी अब एक विधवा है। पति के दाह संस्कार के दिन सास ने उसके हाथों की चूड़ियां तोड़कर पानी में फेंक दी थी। बिंदी और माथे का सिंदूर धुल गया। वह सुहागन नहीं रही। लोग उससे घृणा करेंगे, घर से और समाज से कटकर रह जाएंगी। वह अब तो यही उसका हश्र है। क्या वह इस स्थिति को स्वीकार कर ले? नहीं, यह एक बुज़दिली होगा। वह नए ज़माने की लड़की है। वह दुनिया का सामना करेगी। वह गांव की निधि भाभी नहीं बनेगी। जिंदगी में एक हादसा ही नहीं आता और भी आ सकते हैं पहले से भी बड़े। तो और क्या वह जिंदगी इसी तरह हारती रहेगी? नहीं, कदापि नहीं। उमा ने पर्स को मोड़कर ज्यों का रख दिया। अनायास उसका हाथ सूटकेस के पैकेट में चला गया। इस पैकेट में अनिल द्वारा लाई लहठी रखी थी, जो कुछ दिन पहले वह उमा के लिए लाया था। लेकिन अब वह इन लहठियों का क्या करेगी? किसके लिए पहनेगी? अब कौन देखने वाला है इन्हें? जो चाव से लेकर आया वही नहीं रहा। यह सब चीज़ तो सुहागनों के लिए होती है ना। वह तो अब सुहागन भी नहीं रही। उसकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे। कुछ देर के लिए वह निष्क्रिय हो गई। घर का सामान आदि जब भी कभी वह देखने लगती है तो ऐसा ही होता है। घर में उलट पुलट करने की आदत उसकी भी पुरानी है। अनिल बार बार कहा करता था, यह क्या तुम घर की चीज़ों की उठा पटक में लगी रहती हो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? क्यों नहीं तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हो? मैं इस बार पटना जाकर तुम्हारे लिए नए कोर्स की सारी किताबें ला देता हूँ। अनिल फिर पटना नहीं जा पाया और उमा की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। वह एमए नहीं कर पाई। अब तो और भी कुछ करने का उसका मन नहीं करता। अनु को स्कूल पहुंचाने का काम आया कर देती है। स्कूल का रिक्शा दोपहर में अनु को घर पहुंचा जाता है। अनु स्कूल से आती है तो कुछ देर के लिए उसके साथ उसका मन बहल जाता है। लेकिन अनु के बराबर पूछने पर कि उसके पापा कब तक आएंगे, वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। अनिल के मृत शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जा रहा था तब अनु सवाल कर बैठी थी, क्यों पापा को इस तरह लिए जा रहे हैं? उत्तर में उमा बोली थी, तुम्हारे पापा की तबीयत रात से ही खराब है ना, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जल्द ही वे अच्छे हो कर वापस आ जाएंगे। 1 महीना गुजर गया लेकिन उमा अनु के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पिछली शाम जब वह अनु के साथ छत पर बैठी थी तब अनु ने वही सवाल फिर से किया था। अचानक उमा के मुख से निकल गया, वह देखो, सबसे बड़ा तारा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वही तुम्हारे पापा हैं। जब तुम्हें पापा की याद आए तब तुम इसी तारे को देख लेना, देखकर उन्हें पुकारना, वो सपने में तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इस तरह कितने दिन तक उमा अनु को ढाढ़स देती रहेगी। कभी कभी वह सोचती कि इस पहाड़ सी जिंदगी को कैसे जी सकेंगी। अब इस जिंदगी में रखा ही क्या है? किस सुख के लिए वह जिएगी? क्यों ना वह मर जाए, जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दे। यह 5 वर्ष की बेटी अनु जो उसकी नज़रों के सामने आ जाती है, नहीं तो उसी दिन जिस दिन अनिल का हादसा हुआ वह भी अपना अंत कर लेती। अनु के लिए ही तो उसको जीना होगा, चाहे जैसे भी हो, दुख से या सुख से, ताने सहकर या लक्षण सहकर। वह औरत है, एक विधवा, जिसे समाज बराबर ठुकराएगा, दुत्कारेगा। चल बेटी, यहाँ से अब चल, क्या करेगी यहाँ अब अकेली? अनिल की बीमा और भविष्य निधि आदि का सेटलमेंट तो घर से ही किया जा सकता है। वह मुझ पर छोड़ दे, मैं पटना में ही ये सब काम कर लूँगा। पापा ने उसे साथ ले जाने की जिद की थी। उमा ने
उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वह सोच रही थी कि कितने दिन माँ और पापा अपने साथ उसको रख पाएंगे। 5 वर्ष, 10 वर्ष, फिर उसके बाद घर में 2 छोटे भाई, माना वो उसको बेहद प्यार करते हैं। भाइयों की शादियाँ होंगी, एक विधवा ननद की भाभियों का सहज रूप में स्वीकार कर लेंगी। उसको उन लोगों के भरोसे ही तो जीना पड़ेगा। गांव की विधवा भाभी की ही तरह वह भी जिएगी। माँ ने उसे बहुत समझाया था कि तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं बेटी, उनकी बातें मान लो और घर चल। हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुंवारी ही है, हम अपनी दुलारी बेटी को पाल लेंगे। माँ कहने को तो कह गई, लेकिन वो खुद इस बात को समझती है कि उनके कथन में जरा भी सच्चाई नहीं है। कोई भी माँ अपनी बेटी को जिंदगी भर नहीं पाल सकती। उसकी ममता, उसका प्यार उसकी थोड़ी सी जिंदगी तक ही सीमित है। अपना भार बेटों या बहुओं पर नहीं थोपा जा सकता है। उमा गांव वाली भाभी की तरह दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहती थी। उसने माँ को 2 टूक जवाब दिया था। तुम पापा को समझा दो माँ कि वे मेरे लिए अधिक चिंता ना करें। वे खुद ही कितने कमज़ोर हैं। इतनी सोच फिक्र करने से उनकी सेहत और भी खराब हो जाएगी। मैं अपना दुख सहन करना सीख लूँगी माँ। उमा का जवाब सुनकर माँ की आंखें छलछला उठी थी। फिर उन्होंने उमा से साथ चलने को नहीं कहा। उमा ने बिंदियों के पैकेट को एक छोटी सी बिंदी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर लगा ली। कुछ देर के लिए उसे लगा कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। फिर उसने अपने मन को समझाया, वह गांव वाली भाभी तरह कभी नहीं बनेगी। यह बिंदियाँ तो अनिल ने उसको बड़े प्यार से दी है। इन पर तो केवल उसी का अधिकार है। उसकी याद में वह इन्हें हमेशा अपने साथ रखेगी, चाहे लोग उसे कुछ भी कहें। यह कड़वे सच की तरह है, जिन्हें वह अनिल के लिए ज़िंदगी भर संजो कर रखेगी। बिंदी वाले पैकेट को उसने फिर से वापस रख दिया। अचानक उसकी नज़र अनिल के कंपनी के प्रबंधक निर्देशक द्वारा भेजे गए उस लिफाफे पर पड़ी, जो दिन पहले ही उसे मिला था। लिफाफा खोलकर उसने पत्र निकाला और पढ़ने लगी। प्रबंधक निर्देशक ने लिखा था, अनिल के असमय निधन से कंपनी के हम सभी लोग दुख से स्तब्ध रह गए हैं। आप पर क्या गुजरती होगी हम अच्छी तरह से समझते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अनिल की जगह लेकर आप कंपनी की सेवा में आ जाएं। आपका समय भी कट जाएगा और हमें खुशी भी होगी कि हम अपने पूर्व कर्मचारी के परिवार के लिए कुछ कर सकें। उमा कुछ क्षण सोचती रही और फिर उसने फैसला ले लिया कि वह नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। बिना देर किए उसने सूटकेस से साड़ी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। साउथ सिल्क की साड़ी में वह खूबसूरत दिख रही थी। जैसे ही उसने माथे पर बिंदी लगाई, उसे लगा जैसे गहरे अंधेरे के बाद उजाला हो गया हो। अनिल का दफ्तर वाला बैग उसने अपने हाथ में उठाया और माँ को कहा, माँ, पापा से कह देना मैं उनके साथ नहीं जा सकती। मैंने अपने रास्ता चुन लिया है। मैं अनिल की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। माँ उमा को एकटक देखती रही। उसके माथे की बिंदी और उस चेहरे के तेज भाव को उमा का वह एक दूसरा ही रूप था, जिसे देखकर माँ के मन में कौतूहल के साथ एक अज्ञात भय पैदा हो गया। पता नहीं यह लड़की क्या करेगी, घर बाहर किस प्रकार रहना चाहिए उसे मालूम नहीं। कुदरत ने उससे शानो शौकत, खान पान, रहन सहन और सामान्य ढंग से जीने का हक छीन लिया है। क्या वह नहीं जानती कुदरत ने ही उसके साथ खिलवाड़ किया है? तब सच को छिपाने से क्या फ़ायदा। अपने धर्म और परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा। आने तो आज समझाऊंगी मैं उसे, एक विधवा को कैसे रहना है और कैसे जीना है। शाम को उमा जैसे ही अपने दफ्तर से लौटकर आई, माँ ने उसे अपने पास बैठा लिया। उमा बहुत खुश थी। माँ से उसने कहा कि दफ्तर का माहौल उसके माकूल है,
एमडी से लेकर जीएम, अन्य अधिकारी तथा स्टाफ के सभी सदस्य से उसका आदर मिला। अनिल कंपनी में एजीएम के पद पर था, वही जगह उमा को भी मिली। दफ्तर में एक एजीएम का एक और पद है, जिस पर फिलहाल मुंबई से सतीश ने ज्वाइन किया। सतीश और अनिल ने एक ही दिन नागपुर में कंपनी में ज्वाइन किया था। सतीश से नागपुर में ही उमा की मुलाकात हुई थी। एक बार अनिल ने अपने घर उसे खाने पर बुलाया था, फिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। आज दफ्तर में उससे भेंट होने पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने अनिल की मृत्यु पर काफ़ी अफसोस प्रकट करते हुए कहा, भाभी आप इस दफ्तर में आ गईं, अच्छा हुआ। यह सब तो ठीक है, बेटी कंपनी ज्वाइन कर ली, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन तुम इस तरह मत रहो कि लोग तुम पर उंगली उठाएं। तुमने रंगीन कपड़े बिंदी छोड़कर सादे ढंग से जीना है। माँ ने जैसे अपना हुक्म जारी कर दिया। माँ ऐसा ना कहो, मैं एक विधवा की तरह नहीं जी सकती, मेरा दम घुट जाएगा, मेरी अन्नू मर जाएगी। मुझे इन खोखले बंधनों से उबरने दो माँ। मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी बेटी के साथ भरपूर जीना चाहती हूँ। मुझे बल दो माँ कि मैं इन बुरे रीति रिवाजों का खुलकर सामना कर सकूं। उमा ने अपना साहस दिखाया। यह कैसे होगा बेटा, मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा, अपना धर्म, यह समाज हमें सुख चैन से नहीं जीने देगा। उसकी चिंता मत करो माँ, हमें ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। जो धर्म हम अपने पथ से डिगा दें उसे हम नहीं मानते, और यह समाज जो खुद कुरीतियों के दलदल में फंसा हुआ है उसकी हम क्यों सुनेंगे। हम जैसा करेंगे समाज वैसा ही बनेगा। माँ ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। शायद उमा की बातों का उन पर अनुकूल असर हुआ। वो समझने लगी कि ज़माना अब बदल गया है, नए विचार के साथ देने में ही भलाई है। वक्त के साथ पुराने पत्ते झड़ते गए और उसकी जगह नए पत्ते मुस्कुराने लगे। उमा के भीतर भी नई नई कोपलें उग आईं। दफ्तर में उमा का मन लगने लगा। वहाँ काम करने वाले सभी कर्मियों से उसकी दोस्ती बढ़ गई, खासकर सतीश से। एक दिन सतीश को उसने अपने घर बुलाकर माँ से भी मिलवाया। माँ ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके घर और कौन कौन है तथा वह किस बिरादरी का है। सतीश ने स्पष्ट शब्दों में माँ को समझाया था कि वह रांची के आदिवासी परिवार से है। उसके घर में माता पिता और शादीशुदा 2 बहनें हैं। वैसे हम खाटी हिंदू हैं, लेकिन किसी दाकियानूसी धर्म या नीति से बंधे नहीं हैं। हमारा परिवार एक उन्मुक्त परिवार है, उसमें दुनिया की सभी जातियां और धर्म समाहित हैं। इंसानियत ही हमारी जात है और हमारा धर्म है। बेटा यह सुनने से अच्छा लगता है, लेकिन हमारा समाज और धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। हम उनसे बंधे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, आप लोगों को कुछ नहीं करने वाले तो हम लोग ही हैं। आप बुजुर्ग लोग बस स्वीकारते जाइए, समाज और धर्म में बदलाव अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा। माँ जी, आपने स्वीकार कर लिया, फिलहाल बस इतना ही काफ़ी है। सतीश बोलकर जैसे निश्चिंत हो गया। एक दिन आखिर सतीश ने उमा के सामने शादी का प्रस्ताव रख ही दिया। इस पर उमा ने कहा, मेरे साथ मेरी 5 वर्ष की बेटी अन्नू भी है। सतीश, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ऐसा क्यों बोलती हो? अन्नू तुम्हारी बेटी है तो वो मेरी भी बेटी है। हमारे लिए एक बच्चा काफ़ी है। अब औरों की हमें ज़रूरत नहीं। मुझ जैसी एक बच्ची की माँ और विधवा औरत से तुम शादी के लिए तैयार हो गए सतीश, यह तुम्हारा बड़प्पन है। अरे तुम्हारी तुलना में मेरा बड़प्पन कोई अर्थ नहीं रखता। उमा तुम जैसी उच्च खानदान की लड़की एक आदिवासी से संबंध करने को तैयार हो गई। इस पर आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी नाज करेगी। धर्म, समाज और जातिवाद की कुरीतियों पर जो तुमने कुठारघात करने का साहस किया है वह प्रशंसनीय है। आखिर दोनों की सलामती मिल गई और एक दिन दफ्तर की सहकर्मियों के साथ दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली।
माँ ने जाना तो उमा से बस इतना ही कहा कि मैं तो मान गई, लेकिन तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा धर्म समाज से तुम्हें ज़िंदगी भर लड़ना पड़ेगा। उमा ने माँ को साथ रहने के लिए मना लिया। सोचा माँ साथ रहेगी तो पापा ज़रूर आएंगे और किसी भी तरह उन्हें वह मना ही लेगी। यह सोचकर ही उमा के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उमा ने अपने ऊपर लगने वाले विधवा के ठप्पे का अंत कर दिया। कोई अब उसको विधवा नहीं कह सकता। वह सदा सुहागन रहेगी। अब उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।